उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राजनीतिक विवाद के बाद पहली बार आज सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। शिवपाल यादव लखनऊ में सीएम आवास पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक दोनों गले मिले। आज रात अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने जा सकते हैं। आज शिवपाल यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव दोनों ने विवाद की खबरों को गलत बताया। नेताजी के फैसले को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। किसी की भी हैसियत नहीं है जो नेताजी के फैसले को जो कोई भी काटे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं और न कोई क्राइसिस है। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देयर इज नो क्राइसिस इन समाजवादी पार्टी एट ऑल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली के अस्पतालों पर आसपास के राज्यों के मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमार होने पर लोग खुद से कोई दवाई ना लें। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है, जबकि डेंगू से 14 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने कहा है कि चिकनगुनिया से मौत नहीं होती। चिकनगुनिया के बारे में कुछ कह देता है। मेडिकल लिटरेचर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल का ज़माना है। चिकनगुनिया के अंदर नॉर्मली डेथ नहीं होती है और चिकनगुनिया के अंदर एडमिशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली बिल्कुल नहीं होती। केंद्र सरकार ने व्यापारियों से कहा है कि वो दीपावली से पहले अरहर दाल की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से कम कर दें। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज देश के 15 बड़े आयातकों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा कि जब 80 लाख टन दाल की कमी थी तो पिछले साल केवल 58 लाख टन का ही आयात क्यों किया गया। पासवान ने पूछा कि ऐसा जानबूझकर बाजार में दाल की कमी करने और इसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि जांच एजेंसियां पूरे आयात पर नजर रख रही हैं और जो भी कालाबाजारी में पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पासवान ने कल राज्यों के उपभोक्ता मंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन की रिहाई पर कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। वहीं पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया रहती है। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि कानून अपना काम करता रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर शहाबुद्दीन का मुद्दा उठा रही है। लालू ने कहा कि शहाबुद्दीन की रिहाई का गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्नाटक में मनरेगा के फर्जी बिल पास नहीं करने पर कुछ ठेकेदारों ने एक अधिकारी के हाथ काट दिए। वारदात तुमकुर की है। HR श्रीनिवास एक कंपनी में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीनिवास के मुताबिक ठेकेदार फर्जी बिल पास करवाना चाहते थे। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद 2 लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन हाथ कट गया। आरोपी अब भी फरार है। 52,000 they are billed our engineers. I curtailed about 42,000. So they are angry with me. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन और लोगों के साथ ज्यादती होती रहेगी, भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाता रहेगा। कल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 33वें सत्र के दौरान भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। भारत ने कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जब तक बलूचिस्तान में रिप्रेशन रहेगा, जब तक कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जाएंगी, तब तक भारत इस मुद्दे को उठाए। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हुए बलोच लोगों ने जिनेवा में UN दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। PDP के तारिक कर्रा ने आज पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तारिक कर्रा का आरोप है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को भूलकर जम्मू कश्मीर सरकार बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है। As a mark of protest on moral grounds, I have decided to disassociate myself from the primary membership of People's Democratic Party. तारिक श्रीनगर से सांसद हैं और पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेहद करीबियों में शामिल थे। कर्रा PDP के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तारिक कर्रा हमेशा बीजेपी और PDP गठबंधन का विरोध करते रहे हैं। तारिक कर्रा के इस्तीफे को PDP में फूट के तौर पर देखा जा रहा है।
कावेरी नदी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि पानी के बंटवारे पर उसके आदेश के बाद अब किसी किस्म की हिंसा और संपत्ति का नुकसान न हो। कोर्ट ने कहा है कि किसी को दिक्कत है तो वो अदालत आए, लेकिन कानून को हाथ में न ले। इसी बीच कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद बुलाया गया और बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी दी। बेंगलुरु में अभी भी धारा 144 लागू है। वहां 13,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियों को तैनात किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजनीतिक दलों के झूठे घोषणा पत्रों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से ऐसे प्रावधान तैयार करने को कहा है जिससे मैनिफेस्टो में फर्जी वादे करने वाली पार्टियों पर सख्ती हो सके। अजमल खान नाम के एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2012 के यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को दलितों की तरह आरक्षण देने का वायदा किया था, लेकिन हकीकत में ये अधिकार राज्य सरकारों के पास है ही नहीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। ये डायरेक्शन दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 आर्टिकल 324 में जो उसको अधिकार प्राप्त है उसका उपयोग करते हुए ऐसा कानून बनाए कि इन सब चीजों को रोका जा सके और इस तरह के झूठे वादे न किए जा सके। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश भर में लोग आज गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। मुंबई में आज बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग विसर्जन के लिए बाहर निकल रहे हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भी गणपति के विसर्जन की धूम है। नागपुर में लोगों का हुजूम नागपुर के राजा की विदाई के लिए उमड़ा। पुणे में ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने गोद में लेकर बप्पा को विदा किया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई ने एक बार लिखा था कि सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है। परसाई जी की ये बात हमारे सिस्टम की नस नस में बसी हुई है, या यूं कह लीजिए कि हमारे डीएनए में बसी है। इसलिए सिस्टम की निगाह में ईमानदारी किसी बीमारी से कम नहीं। हमारे सिस्टम में ईमानदारी को बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम है, और जब जब ईमानदारी की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमारा सिस्टम या तो ईमानदार अफसरों को ट्रांसफर की गोली देकर शांत कर देता है, या फिर भ्रष्ट सिस्टम से पैदा हुए खतरनाक कीड़े ईमानदार अधिकारियों को मौत के घाट उतार देते हैं, या फिर उनके हाथ पैर काट देते हैं। डीएनए में आज सबसे पहले एक ऐसे ही हादसे का विश्लेषण हम करेंगे जिसने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इस विचार की हत्या कर दी है। अभी तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम HR श्रीनिवास है। श्रीनिवास कर्नाटक के तुमाकुरु जिले में एक संस्था के लिए बतौर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। इस संस्था का काम मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके उसे अंतिम रूप देना होता है। श्रीनिवास की जिम्मेदारी ठेकेदारों के काम की जांच करके उसके बिलों को पास करने की है, लेकिन जब उन्होंने मनरेगा से जुड़े एक प्रोजेक्ट में ठेकेदारों द्वारा पैसे के सही इस्तेमाल न किए जाने की जब उन्हें जानकारी मिली, तब उन्होंने इसका विरोध किया। दरअसल वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मनरेगा के तहत ठेकेदारों को गड्ढे बनाने थे। हर गड्ढे को बनाने में ठेकेदारों ने जो लागत दिखाई वो 52,000 रुपए थी, लेकिन ठेकेदारों के काम से असंतुष्ट श्रीनिवासन ने हर गड्ढे को बनाने की कीमत 42,000 रुपए तय की, यानी 10,000 रुपए कम करके उसको आंका। आरोप के मुताबिक एक ठेकेदार ने श्रीनिवास को ऑफिस में आकर धमकी दी और कहा कि अगर गड्ढे के पैसे कम दिए तो श्रीनिवास को इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वो ठेकेदारों के फर्जी बिलों को पास करते चले जाएं। श्रीनिवास ने जब इन बिलों को पास करने से इनकार कर दिया तो ठेकेदार ने उन्हें फिर से धमकी दी और कहा कि अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो वो उन्हें जान से मार डालेंगे। इस धमकी के बावजूद श्रीनिवास अपनी ईमानदारी पर डटे रहे और आखिरकार उन्हें अपनी ईमानदारी की कीमत अपना हाथ कटवा कर चुकानी पड़ी। सोमवार को जब वो ऑफिस से काम खत्म करके घर वापस लौट रहे थे, उस वक्त 2 आरोपियों ने उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। हमले में किसी तरह श्रीनिवास की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास जरूर हो गया कि भारत में ईमानदारी के सफर में जान भी जा सकती है।
असल जिंदगी में भी मंजूनाथ और सत्येंद्र दुबे जैसे न जाने कितने ईमानदार कर्मचारी थे जिन्हें भ्रष्ट सिस्टम ने मौत की नींद सुला दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि भ्रष्ट सिस्टम और उसके उपजाए हुए जहरीले तत्व आज भी ईमानदार लोगों की ईमानदारी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा ही परेशान करने वाला मामला सामने आया है कर्नाटक से। ये हैं 53 साल के HR श्रीनिवास, जिन्होंने अगर अपनी जान बचाने के लिए हाथ आगे नहीं किया होता तो इनकी जिंदगी की डोर कट गई होती, क्योंकि धारदार कुल्हाड़ी से हमला जान लेने के लिए हुआ था। श्रीनिवास कर्नाटक के तुमाकुरू जिले से मनरेगा के लिए काम कर रही कंपनी के कोऑर्डिनेटर थे। श्रीनिवास की जिम्मेदारी मनरेगा के तहत होने वाले काम पर नजर रखना था। श्रीनिवास ने मनरेगा से जुड़े एक प्रोजेक्ट में पाया ठेकेदार ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए जितना बजट तय किया गया है, ठेकेदार उसमें भ्रष्टाचार करके पैसे बचा रहे हैं। ईमानदार श्रीनिवास को ठेकेदारों का भ्रष्टाचार मंजूर नहीं था। ठेकेदार जब अपने फर्जी बिल श्रीनिवास से पास कराने आए तो उसने उन बिलों को पास करने से इनकार कर दिया और श्रीनिवास ने फर्जी बिलों की रकम भी घटाकर कम कर दी। लेकिन श्रीनिवास को क्या मालूम था कि भ्रष्टाचार पर कैंची चलाना उनके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदारों ने बिल छोटा करने वाले श्रीनिवास की जिंदगी ही छोटी करने का फैसला कर लिया। While I am coming on 12th Monday evening about 7:30 p.m. Near Talakere End Post, 1 kilometer distance, 2 persons are coming from two-wheeler. I am also coming in two-wheeler. They are attack me in Machu. And they are killed. They tried to kill me. I am escaped from the. दरअसल श्रीनिवास बरसाती पानी को जमा करने के लिए बनाए गए गड्ढों के निरीक्षण के लिए एक साइट पर गए थे, लेकिन उन्हें गड्ढों के निर्माण में गड़बड़ी दिखी। लेकिन सालों से भ्रष्टाचार के दम पर अपनी दुकान चलाने वाले ठेकेदारों को श्रीनिवास की ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हुई। 2 works about 52,000 they are billed our engineers. I curtailed about 42,000. So they are angry with me. So they are doing this. ये एक दुखद लेकिन कड़वी सच्चाई है कि जब एक ईमानदार अफसर अकेला पड़ जाए और सिस्टम उसका साथ ना दे तो उसे ईमानदारी की कीमत भी चुकानी पड़ती है और तिल तिल कर मरना भी पड़ता है। Why did you come from hospital, sir? Expenditure is too much. About 1 lakh already exceeding. We have the finance problem. Right. That's why we are coming to my sister house. Okay. And we want security for my husband. That's what I asked the government. Right. And I'm very scared about my husband's life and myself too. हालांकि मामला सामने आने के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्री जी इस ईमानदार कर्मचारी के घर पहुंच गए और हमेशा की तरह उनके लिए गर्व की बात कहकर उनके जख्मों पर शब्दों वाला मरहम लगाने की कोशिश की। उसके लिए मेरा सिंपैथीज है, लेकिन उसको मिलने से मेरा गर्व बढ़ रहा है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम and of course my sympathies for the pains that he has undergone. Government is celebrating 2nd October Gandhi Jayanti Utsava. In that program Mr. Srinivas is going to be felicitated, honored for the courage he has shown to cleanse the system. श्रीनिवास की ईमानदारी पर पूरे देश को गर्व है। बेहतर ये होगा कि सरकार हमलावरों को पकड़े, उन्हें सजा दे और मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार के कीड़ों को खत्म करे, क्योंकि जब तक भ्रष्ट सिस्टम की जड़ें नहीं काटी जाएंगी तब तक न जाने कितने ईमानदार श्रीनिवास के हाथ यूं ही कटते रहेंगे। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, बेंगलुरु। ईमानदारी जब स्कूलों के पाठ्यक्रम से बाहर आ जाती है तो हमारा सिस्टम परेशान हो जाता है। ईमानदारी से जुड़ी बातें सिर्फ पढ़ने में अच्छी लगती हैं, ईमानदारी हमारे स्कूलों के टेक्स्ट बुक्स में अच्छी लगती है, स्कूल के एग्जाम्स में लिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही ईमानदारी वास्तविक जीवन में बहुत तकलीफ देती है। और ऐसी ही तकलीफ से कर्नाटक का ये कर्मचारी इस वक्त गुजर रहा है और न जाने हमारे देश में हजारों की संख्या में ऐसे ही और भी लोग होंगे जो कि ईमानदार होने की वजह से पछता रहे होंगे। भ्रष्टाचार भारत की नसों के अंदर तक फैल चुका है। इसे लेकर कुछ परेशान करने वाले आंकड़े आज हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैसे भ्रष्ट सिस्टम और उससे पैदा हुई
भ्रष्ट सोच ने हमारे देश में ईमानदार कर्मचारियों की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 27 नवंबर 2003 को बिहार के गया में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्येंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सत्येंद्र दुबे ने हाईवे बनाने वाली बड़ी कंपनियों और स्थानीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए थे। उस वक्त उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस मामले में चिट्ठी भी लिखी थी। सत्येंद्र दुबे चाहते थे कि उनका नाम गोपनीय रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ महीने बाद ये ईमानदार कर्मचारी भ्रष्ट तंत्र की गोलियों का शिकार हो गया। इसके बाद वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेल माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंडियन ऑयल के सेल्स मैनेजर मंजूनाथ षणमुगम को ईमानदारी की ऐसे ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने की बात कहने पर मंजूनाथ की हत्या कर दी गई थी। और इसी तरह वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध खनन रोकने के लिए एक आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई थी। नरेंद्र कुमार अवैध रूप से पत्थर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे और तभी ड्राइवर ने ट्रॉली को इस तरह से गिराया कि पत्थर उनके शरीर पर आकर गिरे और उनकी मौत हो गई। ये लिस्ट बहुत लंबी है, हमने सिर्फ कुछ नाम आपके सामने आज रखे हैं। आपको अगर आप रिसर्च करने के लिए निकलेंगे तो ऐसे तमाम नाम आपको मिलेंगे जिन्होंने ईमानदारी की कीमत चुकाई है। वर्ष 1999 में लॉ कमीशन ने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से अपील की थी कि ईमानदार कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाएं। इसके जवाब में सीवीसी ने लिखा था कि ईमानदार कर्मचारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत अगर सीवीसी के पास भेजते हैं तो उनके नामों को गुप्त रखा जाएगा। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी पिछले ही महीने ईमानदार कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की थी। हालांकि सच क्या है ये हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाने की एक ईमानदार कोशिश आज की है। ये सिर्फ कुछ नाम हैं। हमारे देश में न जाने ऐसे कितने ईमानदार लोग हैं जिन्हें इनाम के तौर पर अक्सर मौत नसीब होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के करप्शन इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत 168 देशों की लिस्ट में 76वें स्थान पर था। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से भारत को हर वर्ष जीडीपी का 0.5% नुकसान होता है, जबकि वर्ष 2011 में प्लानिंग कमीशन की इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया था कि भ्रष्टाचार की वजह से देश की जीडीपी को सालाना 1.5% तक का नुकसान होता है। और भ्रष्टाचार को लेकर वर्ष 2013 में आई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में जॉब कार्ड्स देने में हेराफेरी की जाती है, पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मजदूरों को या तो कम पैसे दिए जाते हैं या फिर दिए ही नहीं जाते और बिल ज्यादा का बनाया जाता है। मनरेगा के तहत वर्ष 2015 और 2016 में 59 लाख से ज्यादा काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 13,34,000 कामों को पूरा किया गया, यानी सिर्फ 23% काम ऐसे थे जो कि पूरे किए गए, कंप्लीट हुए। भ्रष्टाचार कैसे हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, इसे समझने के लिए अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं। भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए 1 लाख रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 600 रुपए, जबकि पासपोर्ट के वेरिफिकेशन और रिन्यूअल के लिए 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। ये हम कुछ अलग अलग एजेंसियों के रिसर्च के आधार पर आपको बता रहे हैं, हालांकि ये पैसा इससे ज्यादा ही मिलेगा और आप खुद जानते होंगे कि जो रेट हमने आपको बताया है असल में घूस इससे कहीं ज्यादा की दी जाती है। यहां तक कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए भी हमारे देश में घूस दी जाती है और ये घूस 20,000 रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक कुछ भी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग एक साल में औसतन 26,932 रुपए की घूस देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की वर्ष 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि शहरी इलाकों में एक परिवार औसतन एक साल में 4,400 रुपए घूस देता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 2,900 रुपए का है। अलग अलग एजेंसी अलग अलग स्टडी अलग अलग आंकड़े देती हैं, लेकिन इतना पक्का है कि हर परिवार, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, एक बड़ा हिस्सा अपनी आमदनी का घूसखोरी में यानी घूस देने में दे रहा है, वेस्ट कर रहा है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013 के मुताबिक लोगों का मानना था कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टियों में है, उसके बाद पुलिस,
सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारियों का नंबर आता है, ऐसा स्टडी में पाया गया। हमारे देश में फर्जी बिल बनाना और उसे दिखाना भी एक राष्ट्रीय बीमारी बन चुका है। और आप देख लीजिए, स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक, या मनरेगा हो या कोई दूसरी सरकारी योजना हो, सड़क बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, कोई भी काम हो, हमारे देश में फर्जी बिल बनाना सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा देश में जिसने अपने जीवन में फर्जी बिलों का सहारा ना लिया हो। हमारे देश में कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक सभी फर्जी बिलों का सहारा लेते हैं या फिर फर्जी बिलों के शिकार होते हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार वाली सीख बचपन से ही हमें दी जाती है और हम उसी में बड़े होते हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे को पैदाइश से लेकर यानी बर्थ सर्टिफिकेट पैसा देकर मिलता है, उसके बाद स्कूल में एडमिशन पैसा देकर मिलता है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन भी पैसा देकर ही मिलता है। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की सीट चाहते हैं उसमें भी आपको डोनेशन देनी पड़ती है, और उसके बाद जब आप नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में भी भ्रष्टाचार के जरिए ही बहुत सारे लोगों की एंट्री होती है। अब आप सोचिए कि ऐसे देश में ईमानदारी का पालन करना कितना मुश्किल काम होता होगा। भ्रष्टाचार के बारे में आप हमेशा सुनते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार की बात करती हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार मिटाने के वादे कर करके सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन फिर सबसे पहले वो इसी वादे को भूलते हैं। और हमारे देश के लोग भी अब भ्रष्टाचार को लेकर इतने सहनशील हो चुके हैं कि अब उन्हें भ्रष्टाचार से कोई परेशानी होती ही नहीं। असल में हमारे देश में अब कोई व्यक्ति दिल से ये कोशिश कर ही नहीं रहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार मिट जाए, क्योंकि अब सबको इसे सहन करने की आदत पड़ चुकी है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात साबित हो जाती है कि भ्रष्टाचार और ईमानदारी की लड़ाई में भ्रष्टाचार अब हमारे देश में हावी होता जा रहा है और हम इसे लेकर बहुत सहनशील हो चुके हैं। हालांकि देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आप अपने आसपास किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होता हुआ देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के टोल फ्री नंबर पर, जिसका नंबर है 1800-110180, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर तक इसको स्क्रीन पर रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पर अपने आसपास होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि बेईमानी को हटाने से ही ईमानदारी लागू होगी। और अगर देश का हर नागरिक ईमानदारी से अपना काम करे तो समाज में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हो सकता है ये तमाम बातें आपको बहुत बोरियत भरी लग रही हों, बोरिंग लग रही हों, लेकिन एक बार ध्यान से इसके बारे में आज रात को सोचिएगा और ये भी सोचिएगा कि अगर पूरे देश में ईमानदार सिस्टम आ जाए तो आपके बच्चों को, आपके भविष्य को और आपको खुद को कितनी सहूलियत हो जाएगी। और जो व्यक्ति मेरिट के नाम पर अपना हक आज मांगना चाहता है, उसे वो हक तभी मिलेगा जब सिस्टम ईमानदार होगा। और अब हम पाकिस्तान की नई मुश्किलों का विश्लेषण करेंगे। आतंकी मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के पापों का प्रसारण अब पूरी दुनिया में हो चुका है। अब ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि कल भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान का मुद्दा उठा दिया। आपको याद होगा कि आज से ठीक एक महीना पहले 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। भारत का ये कूटनीतिक दांव अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान पर भारत की कूटनीति में आए इस बदलाव का ही नतीजा है कि कल पहली बार यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन का मामला उठाया है। आने वाले 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 71वें सेशन में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार की पूरी कहानी दुनिया को बताएंगी। सितंबर के आखिर में यूएन जनरल असेंबली के दौरान न्यूयॉर्क में भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच बातचीत होगी। इससे आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ तीनों देशों की स्ट्रेटेजी को और मजबूती मिलेगी। अमेरिका बलूचिस्तान पर भारत के रुख का खुलकर समर्थन तो नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर उसका रुख काफी सख्त होता जा रहा है। अमेरिका ने F-16 फाइटर प्लेन्स की बिक्री रोकने के साथ पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अभियान के लिए $30 करोड़ यानी करीब 2000 करोड़ रुपयों की सालाना मदद भी अब रोक दी है। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वो
पाकिस्तान पर खुलकर बोले। अशरफ गनी ने पाकिस्तान को घेरते हुए ये भी कहा कि आतंकवाद एक सांप की तरह है और वो उसे दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ कितना भेदभाव करता है, इसे साबित करने के लिए अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि बलूचिस्तान के साथ कैसे पाकिस्तान की सरकार सौतेला व्यवहार करती है। डीएनए में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कही जाने वाली इस परियोजना के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनचियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। इस पर 46 अरब डॉलर की रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत सड़कों का जाल, रेलवे, गैस और तेल की पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। यहां आपको हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन अब देखिए कि कैसे पाकिस्तान इसके साथ भेदभाव कर रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कुल मिलाकर 330 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 8 प्रोजेक्ट्स ही बलूचिस्तान को एलोकेटेड हैं। यानी 44% हिस्से वाले राज्य में सीपेक के सिर्फ 2.4% प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को दिए गए हैं, जिनकी संख्या 176 है, यानी कुल मिलाकर 55%। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 8,819 चीनी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान की सरकार ने 16,703 सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं, ताकि चीन के ये कर्मचारी ठीक से काम कर सकें और इनको सुरक्षित रखा जा सके। इनमें से भी बलूचिस्तान में चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहां इस कॉरिडोर के काम में लगे 558 चीनी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान ने 3,134 सुरक्षाकर्मियों को लगाया हुआ है, यानी करीब 6 गुना ज्यादा सुरक्षाकर्मी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान करीब 2100 करोड़ रुपए, यानी भारत के करीब 1385 करोड़ रुपए चीन के कर्मचारियों की सुरक्षा पर इस वक्त खर्च कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये पर्व आज से ठीक 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पूरी दुनिया के सामने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था और सिर्फ 1 महीने में बलूचिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा उठाकर बता दिया कि अब वहां जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर सभी को अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने यूएन में बलूचिस्तान का मसला उठाया है। In the right of reply to the Pakistani ambassador's statement, we of course mentioned the violation of human rights in the state of Balochistan in Pakistan also, including Pakistan occupied Kashmir, where there is violation of human rights also. संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के पीछे सीमा पार पाकिस्तान से आतंकवाद को मिलने वाला समर्थन है। I made it very clear that the entire Jammu and Kashmir is an integral part of India. The whole problem is due to the fact of the cross-border terrorism. Pakistan is sending terrorists which are mingling with the crowd, using children as shields, and that we are trying to tackle. बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने लंबी रणनीति तैयार की हुई है। 26 सितंबर को यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों का काला चिट्ठा पूरी दुनिया को बताएंगी। जब तक बलूचिस्तान में रिप्रेशन रहेगा, जब तक कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जाएंगी, तब तक भारत इस मुद्दे को उठाएगा।
एक महीने में भारत ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को बुरी तरह से घेर लिया है। अब बलोचों की आवाजें भी बुलंद होने लगी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक जिम्मेदार मुल्क है, सबसे पहले उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, हमें रेस्क्यू करे, हमें उस जुल्म से बचाए, जिस तरह उन्होंने एक पड़ोसी होने के नाते 71 में किया था। इसी तरह हूबहू बलोच कौम के साथ भी इसी तरह करे और डायरेक्ट इंटरवीन करे और बलोच कौम के लिए दरवाजे खोले, बलोच कौम की ज़िंदगी और उसकी नस्ल कुशी को बचाने के लिए उन्हें रेस्क्यू करे। लेकिन अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बलोचियों को कई कुर्बानियां भी देनी पड़ रही हैं। वहाँ देखिए 15 अगस्त के बाद जो उन्होंने जुल्म, जो खूनी ऑपरेशन उन्हें पूरे बलूचिस्तान में शुरू की है, पूरे बलूचिस्तान में, ख़ासकर डेरा बुगटी में 15 अगस्त के बाद वहाँ जो कैजुअल्टी हुए हैं 100-150 के करीब कैजुअल्टी हुए हैं और 200-300 के करीब लोगों को अगवा किया गया। जहां ज़ख्मी हैं उनको इलाज मुआवजे के लिए उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा और जो कैजुअल्टी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको दफनाने के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा। इलाके में बदबू फैल रही है। 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान का समर्थन और 14 सितंबर को यूएन में बलूचिस्तान के हक में आवाज उठाकर भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि अब पाकिस्तान के अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएन में बलूचिस्तान के मानवाधिकारों की बात उठाकर अभी तो भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है। पाकिस्तान को पर्दाफाश करने वाली पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान की मुश्किलें तब और बढ़ेंगी जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान मिलकर बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को घेरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सरकार और आतंकवादियों का बहुत मजबूत गठजोड़ है और ये बात पूरी दुनिया से अब छिपी हुई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस कड़वे सच से हमेशा मुंह छुपाया है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उसामा बिन लादेन जब पाकिस्तान में मारा गया था तब भी पाकिस्तान की सरकार यही कह रही थी कि उसामा के पाकिस्तान में होने की जानकारी उसके पास नहीं थी, बल्कि सच्चाई ये थी कि उसामा बिन लादेन वर्षों से पाकिस्तान में रह रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान को वहीं के एक बड़े नेता फरतुल्लाह बाबर ने आईना दिखाया है। बाबर ने सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार पर आतंकवादियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। फरतुल्लाह बाबर वहां के सांसद हैं और वो पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इस सांसद ने क्या कहा अब आपको बताते हैं। इसी महीने की 7 तारीख को पाकिस्तान की संसद आतंकी हमलों पर चर्चा के दौरान फरतुल्लाह बाबर ने आरोप लगाया कि आतंकी संगठनों और स्टेट इंस्टीट्यूशंस यानी सरकारी संस्थाओं के बीच गहरी सांठगांठ है। बाबर ने कहा कि पाकिस्तान का सरकारी सिस्टम और आतंकियों का मजबूत गठजोड़ अब रहस्य नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए फरतुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों के बीच के संबंधों के सबूत भी पेश किए। बाबर ने आरोप लगाया कि आतंकवादी मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद यह सच्चाई सबके सामने आ गई कि वो पाकिस्तान में फर्जी नाम और पते के साथ रह रहा था और पाकिस्तानी पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहा था और ये सब कुछ पाकिस्तान की सरकार के मिली भगत के बिना हो नहीं सकता। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार पर वहीं के एक वरिष्ठ नेता और सांसद कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फरतुल्लाह बाबर भारत के नहीं हैं, फरतुल्लाह बाबर वहीं के हैं, वहीं के सांसद हैं। बाबर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई प्रतिबंधित आतंकी संगठन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में खुलेआम रैलियां करते हैं, खुलेआम चंदा इकट्ठा करते हैं। क्या ये साबित नहीं करता कि सरकार और आतंकवादियों के बीच मिली भगत है? पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की रैली का भी फरतुल्लाह बाबर ने जिक्र किया और कहा कि ये भी सरकार और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ का एक और सबूत था। यानी अब पाकिस्तान के सांसद भी ये मानने लगे हैं कि वहां की सरकार आतंकवादियों से मिली हुई है और ये सांसद उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब हम गूगल के सहारे बीमारियों का इलाज ढूंढने वाले लोगों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर आप भी इंटरनेट और गूगल पर अपनी बीमारियों और सेहत से जुड़ी परेशानियों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ऐसा करना साइबरकॉन्ड्रिया नामक एक गंभीर मानसिक परेशानी का लक्षण हो सकता है।
आज हम ये विश्लेषण इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन में भी साइबर कॉन्ड्रिया से मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन गूगल पर चिकनगुनिया के बारे में सर्च करके ये दावा कर रहे हैं कि चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगता है कि गूगल पर मेडिकल लिटरेचर पढ़कर बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के लिए राहत का इंतजाम करने की है, लेकिन वो कभी सवालों का जवाब अपना मोबाइल फोन फेंक कर देते हैं तो कभी गूगल पर सर्च करके दिल्ली की जनता को ये बताते हैं कि चिकनगुनिया से किसी की मौत नहीं हो सकती। लेकिन सत्येंद्र जैन को यह पता होना चाहिए कि दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, वो चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम आपको पहले सत्येंद्र जैन का ये बयान सुनाते हैं और फिर इस बयान का विश्लेषण करके हम ये पता लगाएंगे कि क्या सत्येंद्र जैन को भी साइबर कॉन्ड्रिया यानी इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में पढ़ने की लत है। चिकनगुनिया के बारे में फिर से कह देता हूँ, मेडिकल लिटरेचर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल का ज़माना है। चिकनगुनिया के अंदर नॉर्मली डेथ नहीं होती है और चिकनगुनिया के अंदर एडमिशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली बिल्कुल नहीं होती। तो आपने तो देख लिया कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गूगल सर्च करके आपको बीमारियों पर अपना जवाब दे रहे हैं। साइबर कॉन्ड्रिया को कॉम्पुकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने शारीरिक लक्षणों को इंटरनेट के सहारे किसी न किसी बीमारी से जोड़ने की कोशिश करता है। दुनिया भर के डॉक्टर साइबर कॉन्ड्रिया के शिकार लोगों से परेशान हैं क्योंकि ये लोग इंटरनेट पर ही अपनी बीमारी की पहचान करके ऑनलाइन बताए गए उपायों से अपना इलाज शुरू कर देते हैं। कई बार साइबर कॉन्ड्रिया की समस्या इतनी खतरनाक हो जाती है कि कोई बीमारी ना होने के बाद भी कोई व्यक्ति इंटरनेट पर अलग अलग मेडिकल लिटरेचर पढ़कर अपने शरीर में उस बीमारी के लक्षण महसूस करने लगता है और धीरे धीरे ये स्थिति एक तरह के मनोविकार में भी बदल जाती है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट से पहले भी इस मानसिक बीमारी के शिकार रहे हैं। तब इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता था, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता था जैसे वो गंभीर रूप से बीमार है, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं होती थी। पीयू रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 80% लोग इंटरनेट के जरिए ही अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां जुटाते हैं। कई बार इंटरनेट पर गले में खराश जैसी मामूली समस्या को सर्च करने पर आपको गले के कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में बता दिया जाता है, जिससे सर्च करने वालों के मन में घबराहट और तनाव पैदा होता है और वो मामूली से इन्फेक्शन को भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जोड़ देते हैं। अगर आपको या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में पढ़ने की बुरी आदत है तो आपको जल्दी से जल्दी ये लत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं बल्कि मेडिकल टेस्ट के नाम पर आप बेकार में हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर देंगे। वैसे हम ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी शारीरिक परेशानियों को नजरअंदाज कर दें, उनके बारे में ना सोचें और उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेट पर गूगल को डॉक्टर बनाने से अच्छा अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएं, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में सर्च करना कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका जैसे देश को साइबर कॉन्ड्रिया की वजह से हर साल 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि सन 2024 तक ये नुकसान बढ़कर 368 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और ऐसा क्यों है, आपको बताते हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में पढ़कर डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और सिर्फ वहम की वजह से डॉक्टर की फीस और मेडिकल टेस्ट के नाम पर मोटी रकम खर्च कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन वहम है और अमेरिका अपने लोगों पर वहम के हमले को रोक नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज तो संभव है, लेकिन वहम का इलाज अभी तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। साइबर कॉन्ड्रिया और हाइपोकॉन्ड्रिया की बात करते हुए हमें 1971 में आई मशहूर फिल्म आनंद का वो सीन आज याद आ रहा है, जिसमें डॉक्टर का किरदार निभा रहे अमिताभ बच्चन एक मरीज को समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मरीज इस बात को मानना नहीं चाहता और
बदले में डॉक्टर को ही भला बुरा सुना देता है। हमें लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी चिकनगुनिया को लेकर कोई वहम हो गया है और उनका वहम ये कहता है कि इससे किसी की मौत नहीं हो सकती। सत्येंद्र जैन खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए हम उन्हें तो साइबरकॉन्ड्रिया का इलाज करने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि अगर आपको भी लगता है कि आप साइबरकॉन्ड्रिया के शिकार हैं तो इंटरनेट पर बीमारियों को सर्च करने से अच्छा है कि आप एक अच्छे डॉक्टर को सर्च करें और उसे अपने लक्षणों के बारे में बताएं। हो सकता है आपका समय और पैसा दोनों बच जाए। अब हम आपको हमारे पास अमेरिका से आई वो 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनमें इंसानों ने मिलकर कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया है। पहली तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, जबकि दूसरी तस्वीर अमेरिका के नैशविल से आई है। इन दोनों तस्वीरों के केंद्र में अलग अलग उम्र के 2 कैंसर के मरीज हैं, लेकिन इन लोगों का कैंसर का दर्द उस वक्त बहुत कम हो गया जब उन्हें इनके साथियों ने खुशी के कुछ ऐसे लम्हे दिए जिन्हें ये जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एशले एडमिट्स नाम की एक चीयर लीडर उस वक्त अपने आंसू रोक नहीं पाई जब उसकी हाई स्कूल फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों ने मैच शुरू होने से पहले उसके पाँव के पास गुलाब के फूल रखने शुरू कर दिए। एशले ल्यूकेमिया नामक कैंसर से पीड़ित है। एशले को अपनी बीमारी के बारे में इसी वर्ष अगस्त में पता चला था, लेकिन जब उनकी टीम को इस बारे में जानकारी मिली तो टीम के सभी खिलाड़ियों ने मैच शुरू होने से पहले उन्हें नारंगी कलर के यानी ऑरेंज कलर के गुलाब देकर जल्द ठीक होने की कामना की। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और कई बार जब इस तरह की प्रार्थना की जाती है, इस तरह का समर्थन किसी मरीज को मिलता है तो ये दवाइयों से भी ज्यादा असरदार साबित होता है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर अमेरिका के नैशविल की है। नैशविल के बेन एलिस स्थानीय स्कूल में शिक्षक हैं और कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं। बेन एलिस पिछले हफ्ते तक स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो स्कूल नहीं जा पाए। लेकिन बेन एलिस के छात्र अपने मनपसंद अपने फेवरेट टीचर से दूर नहीं रह पाए, इसलिए हाई स्कूल में पढ़ने वाले 400 छात्रों ने बेन के घर सुबह से ही बेन के घर के बाहर वो पहुंच गए और सुबह की प्रार्थना यानी मॉर्निंग प्रेयर्स करने का फैसला उन्होंने किया और उन्होंने बेन के घर के बाहर मॉर्निंग प्रेयर की। अपने छात्रों को घर के सामने देखकर बेन एलिस भी भावुक हो गए। छात्र भी रो रहे थे और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी। लेकिन ये दोनों तस्वीरें साबित करती हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज प्रार्थनाओं में छुपा हुआ है और जब ये प्रार्थना आपके अपने लोग करते हैं तो फिर बड़े से बड़ा दर्द छूमंतर हो जाता है। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है और एक सच्चा मन ही प्रार्थना में शामिल हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखाते हैं कई बार डीएनए में, ताकि आपको ऐसा लगे कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और दुनिया में बहुत कुछ आज भी अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। जाने माने इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1860 में आज ही के दिन हुआ था। उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने मैसूर के कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण में चीफ इंजीनियर के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने हैदराबाद को बाढ़ से बचाने वाला सिस्टम भी तैयार किया, जिसके बाद उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मशहूर बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 1876 में आज ही के दिन हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाओं में देवदास, परिणीता और छोटी बहू जैसे उपन्यास शामिल हैं। उनकी लिखी कहानियों पर अलग अलग भाषाओं में 50 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। 1890 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। अगाथा क्रिस्टी को क्राइम नॉवेलिस्ट के तौर पर उनके 66 जासूसी उपन्यासों और 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के लिए याद किया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें ऑल टाइम बेस्ट सेलर उपन्यासकारों में शामिल किया गया है और
एंड देन देयर वर नन उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला नॉवेल है, जिसकी 10 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। तमिल राजनीति में सबसे खास जगह रखने वाले CN अन्नादुरई का जन्म 1909 में आज ही के दिन हुआ था। अन्नादुरई तमिल भाषा के सम्मानित लेखक और पत्रकार थे। CN अन्नादुरई द्रविड़ पार्टियों में से पहले नेता थे जिन्होंने तमिल फिल्मों के जरिए अपना राजनीतिक प्रसार किया था। उन्होंने 1949 में DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की। 1967 में CN अन्नादुरई मद्रास के मुख्यमंत्री चुने गए और उन्होंने ही मद्रास स्टेट को तमिलनाडु का नाम दिया था। फिलहाल उनके द्वारा बनाई गई पार्टी DMK के अध्यक्ष M करुणानिधि हैं। और साल 2008 में आज ही के दिन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लीमन ब्रदर्स ने खुद को बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। पूरी दुनिया में इसे ग्लोबल रिसेशन के नाम से भी जाना गया था। उस समय लीमन ब्रदर्स की 639 अरब डॉलर यानी करीब 43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी और उसका कर्ज 613 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए का था। लीमन ब्रदर्स की बैंकरप्सी को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी बैंकरप्सी माना जाता है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।